दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। भारत और नेपाल का जो संबंध सदियों से मित्रतापूर्ण चला आ रहा है, किंतु हाल ही के दिनों में इसके रिश्तों में उत्कटता आई है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं भारत और नेपाल की रिश्ता। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये पृथ्वी से ही घिरा हुआ है। भारत के 3 क्षेत्र से नेपाल घिरा हुआ है और यहाँ तक कि भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा लगती है। इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल भारत के लिए कितना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो ऐतिहासिक संदर्भ हम लोग भारत और नेपाल का देखेंगे कि ऐतिहासिक संबंध भारत और नेपाल के रिश्ता कैसा रहा है। सबसे पहले तो 18वीं शताब्दी में राजस्थान के एक राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। नेपालों के जो मूल निवासी मंगोल थे, उनको बाहर निकाल करके राजशाही की नींव डाली। यही राजशाही की नींव यानी पृथ्वी नारायण शाह गुरु गोरखनाथ के अनुयायी थे, जिसके कारण वहां के निवासी गोरखा कहलाए। ठीक है, तो यही गोरखा आप देखे होंगे, गोरखा रेजिमेंट भी रहता है। और यही राजशाही धीरे धीरे क्या हुआ, अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। जैसे सिक्किम हुआ, कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, दक्षिण के तराई क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र अपने क्षेत्र में नेपाल मिला लिया। किंतु फिर देखिएगा, भारत में ब्रिटिश का शासन हुआ और ब्रिटिश के शासन, ब्रिटिश भी एक क्षेत्र विस्तारवादी नीति पे चलता था, तो ब्रिटिश भी अपना विस्तारवादी नीति के तहत फिर अपने क्षेत्र यानी जो भी क्षेत्र था वो भारत में मिलाना चाहता था। यही विस्तारवादी नीति के तहत फिर सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुआ। सुगौली एक चंपारण में एक जगह का नाम है। ठीक है, जो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुआ और यह जो युद्ध था 1814 से 1816 ईस्वी तक चला। ठीक है, जो सुगौली की संधि है इसमें हस्ताक्षर 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में हुआ। हालांकि यह 4 मार्च 1816 ईस्वी में इसका अनुमोदन मिला। इसके तहत यानी इस संधि के तहत कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने की बात कहें और काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधित्व की नियुक्ति किया गया। यहीं पे देखिएगा कि ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति मिली और वहीं अमेरिका या यूरोपीय जो कर्मचारी था उसकी नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यही जो संधि था उसके तहत जो भी राजा के 1/3 यानी 1/3 क्षेत्र ब्रिटिश अपने हिस्से में ले लिया। तराई का कुछ हिस्सा जो था 1816 ईस्वी में नेपाल को लौटा दिया गया और वहीं 1860 ईस्वी में भूमि का एक बड़ा हिस्सा और 1857 ईस्वी में पुनः एक बड़ा हिस्सा नेपाल को लौटा दिया गया। इसके बाद देखिएगा कि नया एक संधि 1950 ईस्वी में हुआ, जिसे मैत्री संधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अखंडता, सम्मान या संपूर्ण प्रभुत्व दोनों को समान या दोनों बनाए रखने की बात इसमें कही। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ देख लिए। फिर देखिएगा कि यही राजशाही वंश 18वीं शताब्दी में राजशाही वंश का उद्भव हुआ नेपाल में। 2008 में राजशाही का अंत हुआ। ठीक है, 2008 में पहली संविधान बना, यानी संविधान सभा का गठन हुआ 2008 में पहली बार। ये विवाद के कारण असफल रहा। इसके बाद दूसरा 20 सितंबर 2015 को दूसरा संविधान सभा बना, जिसके द्वारा संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। इन कह सकते हैं हम लोग सदियों से चले आ रहे हैं भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक रिश्तों के कारण नेपाल का जो विदेश नीति है या
ये सब के कारण भारत की जो विदेश नीति है नेपाल की धूरी में रहा है। यानी सभी रिश्तों को देखते हुए नेपाल को भारत अपने विदेश नीति में, और यहाँ तक कि वर्तमान सरकार के आने के बाद नेवर फर्स्ट के नारा भी दिया गया था कि जो भी नेवर यानी पड़ोसी कंट्री जो हैं वो फर्स्ट हैं, उनकी सुविधाओं और उनको पहले प्राथमिकता और प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, और लुक ईस्ट और नेवर फर्स्ट के नारा वर्तमान सरकार ने ही दिया था। आगे हम लोग चलते हैं धार्मिक कारण से भी भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत गहरा है। धार्मिक बिंदु भी देखिएगा कि भारत और नेपाल का रिश्ता एक अटूट संबंध बनाए हुए हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों देशों का एक रिश्ता बनाए हुए है, जहां हिंदू में सीता माता जनक की रहने वाली थी जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है, वहीं राम अयोध्या के रहने वाले थे। दोनों में वैवाहिक संबंध हुआ। अभी भी कहा जाता है कि भारत और नेपाल में क्या था, रोटी और बेटी का संबंध है, यानी दोनों जगह खाना पीना उठना बैठना और शादी त्योहार जैसे पर्व और त्योहार शामिल किए जाते हैं। ठीक है, वहीं बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में है। वहीं बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। वहीं आप देखिएगा कि निर्वाण की प्राप्ति सारनाथ में हुआ था। तो धार्मिक दृष्टि से भी आप देखिएगा भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत गहरा है। यहाँ तक कि बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट इत्यादि बनाए जाना प्रस्तावित और बन भी रहा है। बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट बन जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पर्यटन स्थल भी विकास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सांस्कृतिक स्तर पे। सांस्कृतिक स्तर पे लगभग पर्व एक जैसा है दोनों जगह का। नेपाल और भारत का पर्व लगभग एक जैसे, दुर्गा पूजा, दीपावली, होली इत्यादि देखिएगा कि भारत और नेपाल का पर्व लगभग एक जैसा है। दोनों को पर्व त्योहार रीति रिवाज बहुत सारा मिलते जुलते हैं। वहीं सामाजिक स्थिति में देखिएगा समाज रोटी और बेटी का संबंध है। यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा जो क्षेत्र है नेपाल का खुला हुआ है कारण एक दूसरे की आवाजाही वहां पे खुली है। ठीक है, वहीं पे रोटी और बेटी एक दूसरे की जगह पे शादी भी होती है, खान पान भी होती है। तो रोटी और बेटी के संबंध है, यानी बहुत सदियों पुरानी और एक गहरी नाता है नेपाल और भारत के रिश्ते में। भाषा रहन सहन में भी बहुत ज्यादा समानता है। भौगोलिक स्थिति से भी देखिएगा कि 1850 किलोमीटर जो बॉर्डर सीमा है नेपाल और भारत का खुली साझा है। ठीक है, खुला और साझा है। जब मन जब वहां जा सकते हैं, जब मन जब वहां से आ सकते हैं, जो व्यापार एवं परिवहन के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 राज्य जो नेपाल से भारतीय राज्य हैं वो मिलते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी ये जो 5 राज्य हैं वो नेपाल की सीमाओं से मिलते हैं। यानी सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से भी नेपाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर नेपाल चर्चा में वर्तमान समय में क्यों है। एक देखिए विवाद का बिंदु क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा में क्यों है, विवाद का बिंदु क्या है, हम लोग थोड़ा सा संदर्भ चलेंगे। 1950 में जो मैत्री संधि हुआ था, अखंडता, सम्मान, संप्रभुत्व बनाए रखने की इसमें बात की गई थी। ठीक है, 1954 ईस्वी में कोसी बैराज संधि हुआ भारत और नेपाल के बीच में। वहीं 1971 ईस्वी में पावर एक्सचेंज समझौता भी हुआ। तो भारत और नेपाल के रिश्ता बहुत गहरा है। ठीक है, वही देखिएगा 1996 ईस्वी में नया व्यापार संधि हुआ 1996 ईस्वी में। वही देखिएगा 2008 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसी समय से एक तरह से जो संविधान सभा के गठन हुआ 2008 से इसका रिश्ता में कुछ कटुता आना शुरू हो गया। वहीं देखिएगा 2008 में लोकतंत्र का गठन हुआ, पीएम बने पुष्प दहल
कमल, यानी इनका उपनाम प्रचंड भी था। ठीक है, यहीं पे भी देखिएगा ये भाषा दिए चीन और भारत जो दोनों समान है, इन्हीं का पुष्प दहल कमल प्रचंड का नारा था। चीन और भारत दोनों को समान मानना शुरू कर दिए। ठीक है, तो विवाद यहीं से गहराना शुरू हो गया। फिर देखिए 1950 के मैत्री संधि को संशोधन किए जाने की मांग किए। ठीक है, तो ये सब कारण रिश्तों की बहुत ज्यादा यहाँ कटता आना शुरू हो गया, और यही रिश्ता जो है वो बिगड़ते चल गया। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग 20 सितंबर 2015 को संविधान लागू हुआ। नेपाल को 7 प्रांत में बांटा गया। वर्तमान जो नेपाल है इसको 7 प्रांत में बांटा गया, और इसी समय मधेसी यहाँ पे 51% और अन्य की जनसंख्या 49% थी। इसी समय से भारत नेपाल में तनाव हुआ। यहीं पे जो नेपाल संविधान लागू हुआ, वहां के जो संसद में हुए मधेसियों की उतना प्राथमिकता नहीं दिया गया, जबकि मधेसी भारत के सपोर्टर थे वहां पे, और यही मधेसी को प्राथमिकता नहीं दिया जाए, मधेसियों को विरोध किया गया। फिर मधेसी जो क्या थे धरना देने लगे, और मधेसी वहां जन आंदोलन करने लगे। फिर देखिएगा जुलाई 2016 में ओली की सरकार गिर गए। आरोप भारत पे ओली लगाए कि भारत ने ही सरकार गिरवाया है। फिर 21 सितंबर 2015 को भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी किया गया, जिसमें तेल, गैस, यहाँ तक कि दवा जैसे चीजों को आपूर्ति बाधित हुई। ठीक है, तो तेल गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण जो भी है नेपाल भारत पे डायरेक्ट रूप से आरोप लगाया। वहां के जनता ने भी इस यहाँ तक के ठिकरा भारत पे ही फोड़ा कि भारत ही विरोध कर रहा है और भारत ही सीमा पे नाकेबंदी किया है। ठीक है, इसी समय चीन की तरफ झुका हुआ नेपाल देख लिया कि किसी एक कंट्री के पक्ष में नहीं रहना चाहिए, और जब यहाँ पे तेल, गैस और दवा जैसे चीजों की आपूर्ति बाधित हुई, तो इसी समय चीन की तरफ झुका हुआ और चीन से रिश्ता इसका बढ़ने लगा। और इसी समय 2016 में भी ओबोर, चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, जो पीओ के होते हुए जाता है रोड, तो इस पे नेपाल ने भी सिग्नेचर किया। ठीक है, 2017 में ओली की सरकार फिर गिर गई, और 2018 में ओली का भारत का आगमन हुआ। ठीक है, 2017 में जो बीच में फिर ओली की सरकार गिरी थी, 2017 में फिर ओली की सरकार नेपाल में बन गई, और 2018 में ओली का भारत आगमन हुआ। वहीं 2019 में देखिएगा कि वर्तमान सरकार ने और नेपाल के वर्तमान सरकार ने दोनों साझा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेट्रोलियम पाइपलाइन की उद्घाटन भी किया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भारत और नेपाल अपने संबंध बनाने में कितना इच्छुक हैं। यानी जो भी भारत का विकल्प है वो चाइना पूरा नेपाल में नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 तरफ से भारत की सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे जो चीन की तरफ से सड़क या रेल मार्ग जो भी आएगा वो बहुत ज्यादा खर्चीला भी है और टिकाऊ नहीं है। ठीक है, जिससे कारण भारत की तरफ से इसको झुकाव है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर विवाद क्या है। वर्तमान में विवाद काला पानी पे है। काला पानी और एक सड़क बना रहा है भारत, जो सड़क ये सड़क है काला पानी तक जाता है। ये घटियाबाद या आप कह सकते हैं दारचूला से काला पानी तक भारत एक सड़क मार्ग बना रहा है। यही सड़क मार्ग के कारण भारत और नेपाल में ज्यादा विरोध और विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि सड़क मार्ग के कारण दारचूला या यहीं पे घटियाबाद एक जगह है, आप देख रहे होंगे दारचूला और एक काला पानी। ये जो शारदा, भारत में शारदा और नेपाल में जाकर के इसको काली नदी बोलते हैं, ये बाउंड्री है। ठीक है,
तो यहीं पे ये काला पानी लास्ट में पड़ता है। तो इतना तक ये जो सड़क का महत्व क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये काला पानी पे विवाद क्यों है। काला पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काला पानी का जो क्षेत्र है वो 372 किलोमीटर स्क्वायर है। काला पानी भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काला पानी से नेपाल पे भी भारत नजर रख सकता है, और ये चाइना, इधर चाइना है, चाइना पे भी भारत नजर रख सकता है। तो ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। यही कैलाश मानसरोवर जो रास्ता जाता है, कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है, उसकी दूरी घटा देता। कैलाश मानसरोवर जाने का मेरे पास यानी भारत के पास 3 रास्ता है। एक सिक्किम के नाथुला दर्रा होकर के, जिसकी डिस्टेंस 900 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, और 20 से 21 दिन का सफर तय करना पड़ता है। वहीं दूसरा नेपाल होकर के हम जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर, जिसकी डिस्टेंस 540 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ भी 20-21 दिन लग जाता है। किंतु उत्तराखंड में जो सड़क मार्ग भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, उससे अगर हम मानसरोवर जाते हैं तो मात्र 3 दिन में हम पहुंच सकते हैं। मात्र 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो इसलिए ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इससे हम सड़क मार्ग विस्तार कर करके हम सैनिक आवाजाही या नजर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, देख लिए हम लोग सड़क मार्ग। अब काला पानी आखिर विवाद में है क्यों? काला पानी नेपाल की एक काली नदी है। काली नदी जब अंग्रेजों के समय इसका सीमा निर्धारण किया गया था, तो नदी के अनुसार ही सीमा निर्धारण किया गया था कि नदी वो सीमा था। किंतु नेपाल का कहना है कि नदी मार्ग परिवर्तन करते रहती है, और मार्ग परिवर्तन करने के कारण जो है काला पानी क्षेत्र नेपाल के पास चला गया है। किंतु भारत का कहना है कि नदी का मार्ग ही सीमा परिवर्तन था, यानी नदी अभी जहां है वही सीमा उसका मान लिया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हो गया, हम लोग विवाद देख लिए। और सेकेंड विवाद सुस्ता क्षेत्र का है, जो यूपी तथा बिहार की राज्यों की सीमा पश्चिम चंपारण के पास अवस्थित है। जो सुस्ता क्षेत्र के मानचित्र में नेपाल दिखलाता है। नेपाल ने बताया भारत इस पे अतिक्रमण किए हुए, यानी जो भी सुस्ता क्षेत्र है उस पे भारत अतिक्रमण किए हुए। नेपाल अपना नक्शा में उसको दिखलाया, इसे तुरंत खाली कर देना चाहिए। यानी नेपाल का जो कहना था कि इसे भारत को तुरंत खाली कर देना चाहिए, जो भारत के लिए अस्वीकार था, ठीक है। और नेपाल एक अपना मानचित्र भी जारी किया था, जिसमें नवीन मानचित्र में उत्तराखंड के काला पानी, लिपियन धूरा और लिपुलोक को अपना संप्रभु क्षेत्र में वो दर्शाया है, जो भारत के विदेश मंत्रालय इसको अस्वीकार किया है, ठीक है। तीसरा क्षेत्र बिहार के जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उसी के उत्तरी सीमा पर एक अवस्थित गांव है। गृह मंत्रालय के तहत अर्ध सैनिक जो बल हैं एवं सशस्त्र सीमा बल वहां पे स्थापित किया गया है। जो सुस्ता क्षेत्र है, लगभग 265 से अधिक परिवार वहां पे, सुस्ता एक जगह है, वहां पे 265 से अधिक परिवार वहां पे रहते हैं। किंतु वो नेपाल से संबंधित अपने आप को मानते हैं, ठीक है। और तीसरा विवाद गंडक नदी के बदलता मार्ग को लेकर के है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। गंडक नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और नेपाल का बनाती है, इसी को लेकर के विवाद है। ये नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल का कहना है कि गंडक नदी अपना मार्ग परिवर्तन करते रहती है। पूर्व में सुस्ता जो क्षेत्र था वो गंडक के दाएं था, जो अब बाएं चला आ रहा है, जो भारत नेपाल विवाद
का मुख्य मुद्दा है। ठीक है, जो सड़क है, सड़क भारत बना रहा है, जिसकी उद्घाटन 8 मई को राजनाथ सिंह ने किए थे। 8 मई के बाद उस समय से कंटिन्यू नेपाल विरोध ही कर रहा है और नेपाल बहुत सारा क्षेत्रों को अपना क्षेत्र में भी दिखलाया है। तो ये हो गया भारत और नेपाल का संबंध। भारत और नेपाल का जो सीमा है उसमें 98% पर लगभग कोई विवाद नहीं, 2% पे ही वहां पे विवाद चलता है, जैसे काला पानी हो गया, सुस्ता हो गया, यही सब पे विवाद चलते रहता है और वहां पे विवाद नहीं चलता है। ठीक है, फिर मध्येसी का विवाद देखिएगा। चीन की बढ़ती हुई शक्ति भारत के लिए एक चिंता है। चीन की बढ़ती हुई शक्ति नेपाल में कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि नेपाल एक बफर स्टॉक राज्य भी है और वहां पे अगर चाइना की शक्ति बढ़ती है तो भारत के लिए एक खतरा है। नेपाल और वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो चीन की तरफ नेपाल का झुकाव भी हो चुका है, क्योंकि चीन में वर्तमान सरकार जो माओइस्ट से प्रभावित है और माओइस्ट के प्रति उसका झुकाव ज्यादा है। वर्तमान अगर नेपाल और भारत का रिश्ते के बीच में हम लोग देखें, भारत और नेपाल का बीच में बहुत सारे रिश्ते पैनिक बने हुए हैं। भारत और नेपाल का रिश्ते यहाँ तक मजबूत हैं कि नेपाली को भारत के सिविल सर्विसेज में भी भाग लेने की अनुमति मिली हुई है। ठीक है, यहाँ तक कि 3000 नेपाली छात्रों को भारत अपने छात्रवृत्ति देता है। दोनों का जो व्यापार है लगभग 26,000 के पार है। ठीक है, वहीं 66% नेपाल द्वारा व्यापार किया जाता है और 40% जो एफडीआई है, 40% एफडीआई भारत द्वारा होता है। वहीं 60 लाख नेपाली जो है भारत में रोजगार पाते हैं। वहीं 45,000 सेना एवं कई जो जवान हैं वो नेपाली भारत में हैं। 6 लाख भारतीय जो हैं नेपाल में हैं। वहीं सैन्य क्षेत्र प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ तक कि भारत का बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है नेपाल में चल रहा है। आप देखे होंगे MTNL, डाबर इत्यादि भारत की बेहतरीन कंपनियां नेपाल में अपना सेवा दे रही है। HIT हाईवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोदी का मंत्र भी है और ये नेपाल में स्थापित किए। नेपाल भारत का बॉर्डर पर भारद्वाज 4 चौकी का विकास भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, नेपाल और भारत का सीमा एक गहरा रिश्ता है। तो नेपाल और भारत जो भारत है नेपाल के रिश्ते को खोना नहीं चाहता। नेपाल के बीच जो रिश्ता है वो बहुत गहरी है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वहाँ कृषि के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र, बहुत सारा क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में भारत नेपाल को सहयोग दे रहा है। यहाँ तक कि भारत जो है सबसे पहले वहां पे जो भूकंप वगैरह आता है वो टेक्नोलॉजी नेपाल में दे रहा है, यानी आपदा प्रबंधन टेक्नोलॉजी भी वहां पे भारत तरह तरह के नेपाल में अपना प्रोजेक्ट भी लगा रहा है और वहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेपाल को मदद कर रहा है। इसलिए नेपाल के लिए भी भारत बहुत अहम है और भारत के लिए भी नेपाल बहुत अहम है। तो ये आज हो गया आप लोग भारत और नेपाल संबंध। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।